हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अभिषेक कुमार सारस और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 7 एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो आज हमें डिस्कस करना है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। ठीक है, तो जो कि हमें पहले से ही ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ पता हैं, सब कुछ हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, बट आज हम लोग सेपरेट इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला ऑलरेडी हमें पता है कि जो बेसिस होते हैं बिटर इन टेस्ट, जो उनका टेस्ट होता है वो बिटर होता है। तो ये हमें पता है कैसा बिटर होता है, सोप्स की तरह, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया, ये सब आपके बिटर टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बेस की प्रॉपर्टीज होती हैं। दूसरा सोपी इन टच, जब इनको छूते हैं तो भी ये सोपी टच के होते हैं, स्लिपरी होते हैं जब इनको, ठीक है, सॉफ्ट स्लिपरी, एंड इसको हम लोग सोपी टच बोलते हैं। साबुन को जैसे छूते हैं ना, फिसलता है, स्लिप करता है, तो उसी तरह का इनका टच होता है। करोसिव नेचर के होते हैं, जैसे ये लकड़ी को होता है, पेपर को होता है, हमारी स्किन को एकदम करोड कर देते हैं। ठीक है, तो ये करोसिव नेचर के भी होते हैं। तो देखो थोड़ा थ्योरेटिकल है और ऑलरेडी आपको पता है चीज़ें, बस रिवीजन टाइप का है, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा हम तेज भी कर सकते हैं, तो आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं, ज़्यादातर जो आपके स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं। हाँ, कुछ वीक बेसिस होते हैं वो फीवली सॉल्युबल होते हैं। फीवली मतलब ना के बराबर सॉल्युबल होते हैं या बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। ठीक है ना, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो एक तो वीक बेस है, ऊपर से ये आपका फीवली सॉल्युबल है। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि ये आयंस में डिसोसिएट होते हैं कैटायन और एनायन में, जिस तरह, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर भी होते हैं। ठीक है ना, अगला बात करेंगे हाँ, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वो भी हाई होता है। जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो आयंस में टूटते हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होता है। ठीक है, तो ये बात भी हम लोग ध्यान रखेंगे। ओके, समझ में आ गया होगा, इतना कोई इसमें बहुत बड़ा वो नहीं है कि इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करें। ओके, सब लोग नोट कर लीजिएगा। तो अब आ जाते हैं मेन नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली रिएक्शंस के बारे में। ठीक है ना, तो देखो पहला पॉइंट, एक्शन ऑन लिटमस, ऑलरेडी नो, हम लोग बहुत डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसमें हमें पता है लिटमस पेपर को ये क्या कर देता है, ये लिटमस, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर देता है, या कोई जो पीएच पेपर होता है उसको भी ये ब्लू कर देता है। ठीक है ना, इंडिकेटर्स के साथ कैसा रिएक्शन होता है, रिएक्शन विद इंडिकेटर्स, ये भी हम लोग ऑलरेडी पता है क्या करता है। जैसे हमारा जो फिनोप्थिलीन है, फिनोप्थिलीन को ये पिंक कर देता है। कौन, बेस जो है वो फिनोप्थिलीन को पिंक कर देता है। कैसा कर देता है, पिंक। एंड मिथाइल ऑरेंज का जो कलर है वो किसका, येलो हो जाता है। जब भी बेस के कांटेक्ट में जो मिथाइल ऑरेंज आता है वो कैसा हो जाता है, आपका येलो हो जाता है। ठीक है ना, हाँ, अब देखते हैं हम लोग इनकी मेटल के साथ रिएक्शन क्या होती है। जब आपके बेस मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं तो जो ज़्यादातर मेटल होते हैं स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ कांटेक्ट में आने पर ये उसका सॉल्ट बना लेते हैं और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। तो वही कह रहा है, सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग एल्कलीज रिएक्ट विद फ्यू मेटल्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। तो देखो सारे मेटल के साथ ऐसा नहीं होता है, लेकिन मेन ज़्यादातर मेटल्स के साथ यही होता है। अब बाकी मेटल्स के साथ क्या होता है सर, एग्जैक्टली व्हाट हैपन विद द अदर मेटल्स, हाँ ये सब डिस्कस करेंगे आप हायर क्लासेस में, जब 11th में पढ़ोगे। ठीक है, 11th में, 12th में, तब ये सारी डिस्कशन होंगे। बेसिकली इनके पीछे मैकेनिज्म क्या होती है, ये क्यों अलग अलग बिहेवियर शो करते हैं, वो हम हायर क्लास में पढ़ेंगे। बट हाँ, इन 10th लेवल एंड योर ओलंपियाड एंड TSC लेवल ये मोर देन सफिशिएंट है। तो रिएक्शन विद मेटल्स क्या होता है, जो कुछ एल्कली मेटल्स होते हैं, एल्कली मेटल, जो एल्कली मेटल्स मतलब जो एल्कली मेटल्स, एल्कली मतलब जो आपके वाटर सॉल्युबल है, तो वो मेटल्स के, कुछ मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पर क्या बताते हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो जैसे ये एग्जांपल, ये देखो, जिंक ने NaOH के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना लिया, सॉल्ट, सोडियम जिंकेट। तो ये आपको लर्न करनी पड़ेंगी रिएक्शंस। ठीक है, बट हाँ इतनी ही लर्न कर लेना, ज़्यादा कोई अगर इसके अलावा कोई आएगा नहीं, ये तो कोई दिक्कत नहीं है आपके। ठीक है, तो जिंक जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो देखो ये रिएक्शन भी आपका, अगर आपको चैप्टर 1 याद होगा तो यहाँ पे ये देखिए जरा, जिंक है, जिंक
किसकी जिंक NaOH के साथ कंबाइन करके क्या कर रहा है, Na2ZnO2 बना रहा है, ठीक है, और साथ में क्या जा रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। तो ये बेसिकली जिंक क्या कर रहा है, हाइड्रोजन गैस की जगह ले रहा है। तो जब एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड की जगह लेता है तो उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर आपको याद होगा तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है। तो दिस रिएक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप समझ रहे हैं ना कैसे ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे जिंक है जो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल रहा है और ये सोडियम जिंकेट सॉल्ट बना रहा है। ठीक है ना भाई, एकदम क्लियर है? ओके बेटा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, हाँ, अब एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, हम लोग वाटर ले लेते हैं इसमें, क्योंकि एल्युमिनियम के साथ जब वाटर ले लेते हैं तो रिएक्शन थोड़ी और अच्छी हो जाती है, ठीक है, ताकि थोड़ा वाटर उसको एक्सेस में मिल जाता है। तो हमारा बनता है सोडियम एल्यूमिनेट और हाइड्रोजन गैस। अब ये आपको रिएक्शंस लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। कैसा हमें बस अब कुछ ना कुछ तो लर्न करना ही पड़ेगा, बट हाँ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी मेटल बेस के साथ रिएक्शन कराता है आपके सिलेबस में सॉल्ट बनता है उसका और हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है ना। बस ये बात आपको मेनली ध्यान रखनी है, बाकी ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बाकी चीज़ें आपको थोड़ा इसमें रटना है। बाकी आगे जब हायर क्लासेस में पढ़ोगे तब आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसके पीछे हो क्या रहा है, क्यों ये मेटल हाइड्रोजन गैस और सोडियम और सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है ना। और कुछ मेटल्स ऐसा नहीं करते हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है जब बेस आपके नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड बेसिकली नॉन मेटल कंपाउंड जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करते हैं तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो CO2 बनाया। कार्बन आपका क्या है, कार्बन आपका बेसिकली नॉन मेटल है। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड SO2, सल्फर आपका नॉन मेटल है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो SO2 बनाया, तो SO2 इज योर नॉन मेटल ऑक्साइड। अभी समझ में आ रहा है क्लियर या नहीं, ठीक है ना। देखो अभी आप इतना समझ लो कि आपके मेटल और नॉन मेटल आपको, अच्छा मेटल नॉन मेटल, अगर ये एक चैप्टर भी है सेपरेट, अगला चैप्टर जिसमें हम बेसिकली आइडिया देंगे मेटल और नॉन मेटल का, ठीक। अभी आप इतना समझ लो कि नॉन मेटल और मेटल होते हैं, ठीक है। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, मेटल नॉन मेटल। एक कैटेगरीज और होती है मेटलॉइड, जिसमें बेसिकली मेटल और नॉन मेटल दोनों के कैरेक्टर होते हैं। ओके, तो देखो वही दिया गया है आगे, व्हेन नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद बेस, जो नॉन मेटल ऑक्साइड है वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तब आपका सॉल्ट एंड वाटर बनता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा सॉल्ट और वाटर कब बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। बेसिकली जब एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, ठीक है ना। हाँ, तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि हमारा ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, बिकॉज जो आपके नॉन मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो आपके जो होते हैं वो बेसिकली एसिडिक नेचर के होते हैं, तभी आपका इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इट एक्ट एज ए बेस, ओके। एंड जब इसका हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब आपका क्या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है तो बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट, आप ये रिएक्शन ऑलरेडी चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि व्हेन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इट फॉर्म्स कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जो हमारा प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है, सॉलिड फॉर्म करता है, साथ में H2O फॉर्म होता है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रिएक्शन बेसिकली जो आपका लाइम वाटर वाला है उसके साथ होता है। इसको हमने सेपरेट डिस्कस किया है चैप्टर 1 में। इस रिएक्शन को ऑलरेडी हम ये इस चैप्टर में भी ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं, ठीक है, जब हमने एसिड और बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़ा है। तो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा जो सॉल्ट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनता है, ओके, जिसको हम लोग बेसिकली ये रिएक्शन हम लोग किस में पढ़ते हैं, हाँ ठीक है,
आगे आगे जब यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस जब हमारी सल्फर डाइऑक्साइड गैस के साथ रिएक्ट कराता है तो कैल्शियम सल्फेट सॉल्ट बनता है, जो अगेन प्रेसिपिटेट के रूप में नीचे बैठ जाता है और साथ में वाटर बनता है। ओके, तो यही रिएक्शन है, जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ हमारा बेस रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और सॉल्ट और वाटर हमारी पहचान है किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का। ओके, तो देखो ऐसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस इज ऑल्सो ए बेस एंड रिएक्ट्स विद ए कार्बन डाइऑक्साइड and again form a salt that is K2CO3, basically potassium carbonate, and with that water. Okay, and one more example you can consider, that is sodium hydroxide. Sodium hydroxide react with CO2 and form one more salt, that is sodium carbonate and water. Okay, I think अभी आप समझ गए होंगे कि हमने ये एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली जब आपका नॉन मेटल ऑक्साइड, बेसिकली देखो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक आपका नॉन मेटल ऑक्साइड है, बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ हम इनको अगर ध्यान रखें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली आपको ये याद रखना है, जब बेस आपका SO2 गैस के साथ रिएक्ट कराता है या CO2 गैस के साथ रिएक्ट कराता है तो क्या होता है, बेसिकली उसका रिलेटेड सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। हाँ, बैलेंसिंग मत भूलिएगा, रिएक्शन बैलेंस ही होनी चाहिए। ओके, तो आगे डिस्कस करते हैं हम लोग क्या, जब हमारा बेस एसिड के साथ रिएक्ट कराता है, तो ये रिएक्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एसिड में। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन कराता है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड व्हाट हैपन इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। ये तो बचपन से याद है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में भी डिस्कस किए थे, एसिड में भी डिस्कस किए थे, अगेन फिर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। मैंने ऑलरेडी बताया था कि हम लोग केमिस्ट्री में एक रिएक्शन बार बार पढ़ेंगे, इसका मतलब है कि आपको मेमोराइज कराना। अब कहते हैं नहीं केमिस्ट्री रटने का चीज़ है, बेसिकली यहाँ रटने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन जब समझ के याद करोगे तो बेटर होगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन आपको पता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एसिड और बेस रिएक्ट कराते हैं तो सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है। दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर की होती है, जिसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जिसमें हीट निकलती है। ओके, तो वही सब लिखा है, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, हम पढ़ देते हैं। व्हेन द बेस रिएक्ट विद एसिड्स द सॉल्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड। ओके, ऑलरेडी नो, इसमें कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एंड दिस इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हम पहले ही बता चुके हैं, जितना भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट हमेशा निकलता है। ठीक है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का आपको एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोडियम का सॉल्ट बनता है, बेसिकली सोडियम क्लोराइड, एंड साथ में क्या बनता है, वाटर। तो ये थी मेन हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी, बेस की। ओके, आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा रिएक्शन डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इतना आपके लिए मोर देन सफिशियंट है, कोई बात नहीं है। ओके, अब हम लोग जो आगे डिस्कस करेंगे हमारे कुछ कॉमन बेसिस हैं और उनके यूजेस क्या हैं, ये आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, तो पहला हमारा जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, बहुत पॉपुलर है, हमारा पॉपुलर बेस है जिसका हम लोग काफ़ी यूज करते हैं, जिसका फॉर्मूला है सोडियम NaOH। ओके, हमें पता है, ठीक है, फॉर्मेलिटी के लिए हम फिर से बता दे रहे हैं। तो इसका यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर्स, फाइबर्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। तो इसका मेनली कौन किन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होता है, इसका इंडस्ट्री पेपर इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होता है, ये पेपर बनाने में काम आता है, फाइबर्स बनाने में काम आता है, सोप्स बनाने में काम आता है और डिटर्जेंट्स बनाने में काम आता है। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, इसका यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट सोप। सोप का भी अलग अलग कैटेगरी होता है ना, हार्ड सॉफ्ट, तो ये जो सॉफ्ट वाले सोप होते हैं उनमें इसका यूज होता है। इन स्पेस मिशन इट इज़ यूज टू अब्जॉर्ब CO2। स्पेस मिशन जब स्पेस क्राफ्ट वगैरह होता है तो उसमें ये यूज होता है क्योंकि ये CO2 को अब्जॉर्ब करता है। ठीक है ना, एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन फ्रॉम इट्स पॉइजनिंग। तो CO2 हमें पता है कि पॉइजनिंग नेचर का होता है, तो बेसिकली CO2 को अब्जॉर्ब कर लेता है तो प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं होता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर द डिज़ाइनिंग ऑफ बैटरीज, और बैटरीज के में भी ये यूज होता है, कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaH का होल ट्वाइस। इसका यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर में, इट इज़ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, अभी इसका हम आगे पढ़ेंगे ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, डिटेक्टिंग ऑफ CO2 डिटेक्ट करने में इसका यूज होता है।
ठीक है ना, एंड रिमूवल ऑफ एसिडिटी ऑफ द सॉइल। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली सॉइल की एसिडिटी रिमूव करने में यूज होता है। जैसे मान लो सॉइल आपकी एसिडिक हो गई है तो बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिलेटेड जो मटेरियल होता है उसका छिड़काव करते हैं तो वो जो सॉइल होती है उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है, उसकी एसिडिटी कम हो जाती है। ओके, तो फर्दर देखो एक और इम्पॉर्टेंट आपका बेस है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, दैट इज NH4OH। ठीक है, इसका इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हेयर डाइज। अच्छा, हेयर डाइज आई डोंट हेयर तो आई डोंट नीड दिस, बट हाँ आप लोग यूज़ करते हैं, मतलब घर में यूज़ किया जाता होगा। तो देखो हमारा फ़ायदा है, ठीक है, डाई का ज़रूरत नहीं, शैम्पू का ज़रूरत नहीं। हाँ थोड़ा स्केरी लुक है बट कोई बात नहीं, लोग डरते हैं, अच्छी बात है ना, वैसे शरीर तो है नहीं डराने लायक, बट हाँ ओके हम लोग पढ़ते हैं। हाँ, इसका डाइज में यूज होता है, विंडो क्लीनर में यूज होता है, एंड रिमूवल ऑफ स्टेन, मतलब दाग धब्बों में, जो कपड़ों में दाग धब्बा लग जाता है, ठीक है, लैब में यूज करते करते कपड़ों में का दाग धब्बा लग जाता है तो क्लॉथ्स का लैब और लैब रिएजेंट, लैब में बहुत सारे रिएजेंट में ये काम आ जाता है, कौन सा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो ये सब थ्योरेटिकल है, आप लोग लर्न कर सकते हो, आराम से ध्यान रख सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, बट हाँ फिर भी हम आपको डिस्कस किए ले रहे हैं। एंड लास्ट वन इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgH का होल ट्वाइस। ठीक है, ये एंटासिड होता है, बेसिकली जब हमारे एसिडिटी बढ़ जाती है तो इसको एज एंटासिड यूज करते हैं। ठीक है, इट इज़ कॉमन एंटासिड नॉडेज विच इज़ यूज टू फॉर्म ऑफ जेल एंड सस्पेंशन, तो जिसका हम लोग यूज करते हैं जेल के फॉर्म में और सस्पेंशन के फॉर्म में। ओके, तो दिस इज क्या है, दिस इज यूज ऑफ बेसेस, तो ये कुछ हमारे कॉमन बेस है और इनके यूज है। ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे वन मोर टॉपिक, दिस इज पीएच स्केल। ठीक है, पीएच स्केल क्या होता है, देखो ये पीएच स्केल बेसिकली, ये पीएच स्केल है क्या, ये पीएच स्केल बेसिकली ये बताती है कि किसी भी सब्सटेंस का पीएच कितना है, मतलब बेसिकली ये उसका कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये P यहाँ पे स्टैंड करता है पावर, P यहाँ पे जो स्टैंड कर रहा है, P स्टैंड करता है पावर के लिए, किसके लिए स्टैंड करता है, पावर के लिए। तो बेसिकली पीएच का मतलब है पावर ऑफ H प्लस, मतलब H प्लस आयन कितने ज़्यादा हैं, जितने ज़्यादा H प्लस होंगे उतना कम पीएच होगा। ठीक है, तो पीएच स्केल एक स्केल है जो बताता है कि पीएच कम है, ज़्यादा है, कितना है उस स्केल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पीएच स्केल से पहले हम जरा डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच क्या होता है। पीएच बेसिकली क्या होता है, पीएच होता है आपका क्या, पावर ऑफ H, पावर ऑफ H। ठीक है, अब इसका बहुत डिटेल में जो डिस्कशन होगा आप हायर क्लास में 11th क्लास में आप करोगे, लेकिन हम बेसिकली आपको बता दे रहे हैं पावर ऑफ H, जो पीएच निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं। जैसे अब किसी भी सब्सटेंस का तुम्हें पीएच निकालना हो तो पीएच होता है क्या, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कितना, ये स्क्वायर ब्रैकेट जो दिखाता है कंसंट्रेशन का साइन होता है, इसका मतलब है कंसंट्रेशन। ध्यान से सुनना, नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, ठीक है, दोबारा सुनो समझ में आ जाएगा। ओके, स्क्वायर से, तो यहाँ पे पीएच अगर किसी का निकालना है माइनस लॉग H प्लस। अब ये कंसंट्रेशन क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है वो क्या है, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट, number of moles of the solute present 1 liter of the solution, present 1 liter of the solution। समझ में आ रहा है कि नहीं, कितने सल्यूट 1 लीटर सॉल्यूशन में है, मतलब मान लो अगर 10 मोल है, किसी सल्यूट के 10 मोल है 1 लीटर सॉल्यूशन में, तो उसको ही कंसंट्रेशन बोलते हैं। बेसिकली इस कंसंट्रेशन टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलैरिटी। एक टर्म आता है जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं, आगे आप पढ़ोगे मोलैरिटी, इसको कंसंट्रेशन को टर्म मोलैरिटी, इसको हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, मोल पर लीटर में। ठीक है, तो यहाँ पे जो H प्लस की कंसंट्रेशन की यूनिट है वो क्या है, मोल पर
लीटर है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन, बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन बस बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो आपको बस इतना याद करना है, क्या याद रखना है कि pH जो होता है वो होता है माइनस लॉग H+। क्या होता है? माइनस लॉग H+। या फिर हम लोग ये भी लिख, तो यहाँ से जो pH है, तो जितना ज़्यादा H+ होगा उतना कम pH होगा। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, माइनस साइन है ना, तो H+ ज़्यादा होगा, निगेटिव साइन आ रहा तो उतना वैल्यू कम हो जाएगा ना। तो pH इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। बेसिकली pH जितना ज़्यादा होगा H+ की कंसंट्रेशन उतनी कम होगी, या H+ की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी pH उतना कम होगा। बेसिकली जितना कम pH उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन। ध्यान रखना इसकी बात। समझ में आ रहा कि नहीं? बस इतना आप समझ लो, pH एग्जैक्टली इतना ही समझ लो, ज़्यादा आप हायर क्लास में पढ़ोगे बस इतना। pH बेसिकली होता है पावर ऑफ H+, ठीक है। जितना ज़्यादा H+ होगा उतना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जितना ज़्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतना कम pH होगा। समझ में आ रहा कि नहीं? pH इसीलिए होता है, pH इक्वल टू होता है माइनस लॉग H+, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H+, ठीक है। बेसिकली कंसंट्रेशन ऑफ H+, और यहाँ कंसंट्रेशन का मतलब हमने समझा दिया, ठीक है ना? ओके, तो चलो अब pH स्केल क्या है? तो pH स्केल क्या है? बेसिकली pH स्केल बताई गई, द स्केल बाय विच वी कैन कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस इन टर्म्स ऑफ pH वैल्यू इज नोन एज pH स्केल। दिस स्केल वाज डिवाइज्ड बाय ये साइंटिस्ट है कौन? सोरेनसन इन 1909 में। 1909 में ये pH स्केल बताई गई थी, ठीक है। तो ये स्केल का मतलब है बेसिकली हम लोग जो स्ट्रेंथ है एसिड या बेस की वो कंपेयर कर पाए कि कौन कितना एसिडिक है, कौन कितना बेसिक है, ठीक है ना। तो अब ये pH स्केल के बारे में थोड़ा और बात कर लें। तो ये जो pH स्केल होती है बेसिकली ये क्या है? pH वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। और बेसिकली ये नॉर्मल कंडीशन में जो pH स्केल हमारी वैल्यू वेरी करती है 1 से 14 तक दी जाती है। मतलब अगर pH किसी का 1 है, ठीक है, अगर किसी का pH 1 है तो इसका मतलब है वो सबसे, देखो pH 1 से कम नहीं हो सकता, 14 से ज़्यादा नहीं हो सकता। नॉर्मल कंडीशन की बात है, ये हमारे रूम टेम्परेचर की बात है, क्योंकि जनरली ये बात अदर कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, तो वो बात अलग है। तो हम लोग नॉर्मली जो हमारा pH स्केल होता है 1 से 14 तक होता है। जो आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होगा जिसकी pH वैल्यू सबसे कम होगी वो होगी 1, और जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसकी pH वैल्यू 14 होगी। तो देख लो वही दिखाया गया कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो आपके लाई करते हैं pH वैल्यू 1 से 14 तक लाई करते हैं, ये आपके स्ट्रॉन्ग एसिड का एरिया है, ठीक है ना आपका। और जो 4 के बाद जो एसिड होते हैं वो आपके वीक होने लगते हैं। कैसे होने लगते हैं? वीक। और जैसे ही 7 के बीच में पहुंच जाते हैं, 7 8 या 7 के आसपास, तो हम लोग उनको न्यूट्रल मानते हैं। क्या? न्यूट्रल। सिमिलरली बेस की बात करें तो 8 9 10 में ये सारे वीक बेस आते हैं, और उसके बाद ये कोई डिफाइन नहीं है कि 8 के बाद, मतलब हम लोग ये बेसिकली रेंज बता दिया कि ये लगभग वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस का एरिया है, ठीक है। सिमिलरली 11 के बाद अप्रॉक्सीमेट 11 के बाद जिनका pH होता है उनको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस मानते हैं, या फिर स्ट्रॉन्ग एल्कली, या फिर वीक एल्कली। बात समझ रहे हो? देखो इस स्केल का मतलब बेसिकली इतना ही है, हम आपको बता दे रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे pH की वैल्यू, अब इधर जाएंगे हम लोग, pH की वैल्यू घटती जा रही है, बेसिकली H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे pH आपका घटता जाएगा H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, एसिडिक नेचर उसका बढ़ता जाएगा। H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी मतलब एसिडिक नेचर उसका बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग राइट की तरफ जाएंगे वैसे वैसे pH वैल्यू बढ़ती जाएगी, बेसिकली H+ आयन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, या फिर हम दूसरे टर्म में बोलेंगे OH- की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो वही दिया गया है। इधर जाएंगे इंक्रीजिंग एसिडिक नेचर, ठीक है, इधर जाएंगे इंक्रीजिंग बेसिक नेचर, बेसिकली इंक्रीजिंग OH- कंसंट्रेशन,
इंक्रीजिंग H प्लस आयन कंसंट्रेशन या फिर डिक्रीजिंग OH माइनस कंसंट्रेशन। तो यही है आपकी pH स्केल। इसमें कलर भी दिखाया गया है कि जो हमारा pH 7 के आसपास होता है उनका ग्रीनिश ब्लूइश कलर होता है ना, और जो 1 के आसपास डार्क रेड होता है, और जो 14 के आसपास पर्पल कलर आ जाता है। तो ये सब पूरा pH स्केल है। आप उसी के इन्हीं कलर के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि इसका pH लगभग कितना है। ठीक है, ओके। तो ये था pH स्केल के बारे में। तो देखो, अगर आपका मान लो एसिडिक सोल्यूशन है तो pH हमारा उसका हमेशा लेस देन 7 होगा, और अगर बेसिक है तो pH ग्रेटर देन 7 होगा, और अगर न्यूट्रल सोल्यूशन है तो pH हमारा इक्वल टू 7 होगा। ठीक है, तो ये था आपका कुछ pH स्केल के बारे में। अब जरा हम लोग इसी pH की हम लोग हमारे डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं। थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, ठीक है, कि डेली लाइफ में हमारा जो pH है किस तरह वर्क करता है। ठीक है, तो सबसे पहला pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में pH कैसे क्या है, क्या करता है, ठीक है, उसका क्या रोल है। तो देखो, सबसे पहले हम उसको रीड करते हैं। व्हेन वी हैव मील एंड इट रीचेज इनटू स्टमक एंड देन द वॉल ऑफ स्टमक रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमको पता है कि हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो हमारे खाने को पचाने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो वही है, जैसे खाना खाते हैं तो हमारा पेट अपने आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। दिस एसिड इज हेल्पफुल टू एक्टिवेट द एंजाइम्स लाइक पेप्सिन बाय मेंटेनिंग pH लेस देन 2। तो जो ये pH लेस देन 2 मतलब ये क्या करता है, हमारे पेप में जो एक एंजाइम है पेप्सिन, उसको एक्टिवेट करता है, बेसिकली जो हेल्प करता है फूड को डाइजेस्ट करने में, और ये हमारा pH मेंटेन करके रखता है किससे, लेस देन 2 से। मोर ओवर इट किल्स द हार्मफुल जर्म्स विच कम इन एलिमेंट्री कैनाल अलॉन्ग विद फूड। तो कुछ जो हमारे जर्म्स आ जाते हैं तो pH इतना कम होगा, एसिडिक स्ट्रॉन्ग HCl स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो कुछ जर्म्स को भी, हार्मफुल जर्म्स को भी ख़त्म कर देता है जो फूड के साथ हमारे आ जाते हैं। होता क्या है, सम टाइम दिस एसिड इज रिलीज्ड इन एक्स्ट्रा क्वांटिटी विच कॉज एसिडिटी। क्या हो जाता है, कभी कभी हमारा कुछ सिस्टम मतलब अंदर का कुछ गड़बड़ हो जाता है, कुछ उल्टा सीधा खाने पीने से, तो जो एसिड होता है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में रिलीज हो जाता है। तो अभी क्या हो जाता है, जब एक्स्ट्रा एसिड आ जाएगा तो हमारे पेट का अंदर जो होगा एसिडिटी बढ़ जाएगा। इसी को ही बोलते हैं एसिडिटी, जिसको क्यों क्या होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिटी। अब इससे क्या होता है, पेन इन स्टमक एंड इनडाइजेशन। तो क्या हो जाता है, इससे इनडाइजेशन का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, दर्द होने लगता है पेट में। तो हम लोग क्या करते हैं, इस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। ठीक है, इस एक्स्ट्रा एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा भाई, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा। तो वही आगे हम करते हैं, देखते हैं क्या है। टू न्यूट्रलाइज दिस एक्स्ट्रा एसिड द एंटासिड इज गिवन टू द पर्सन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक एंटासिड लेते हैं। एंटासिड बेसिकली जो एसिडिटी कम करता है, बेसिकली वो बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, तो हम लोग उस आदमी को एंटासिड देते हैं, उस पर्सन को जो एसिडिटी से सफ़र कर रहा हो, सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। द एंटासिड इज माइल्ड बेसिस लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये माइल्ड बेसिस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होते हैं, माइल्ड बेसिस होते हैं। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आपका क्या है, MgOH का होल ट्वाइस, इसी को हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं। बेसिकली इनो वगैरह में यही होता है, या फिर बेकिंग सोडा। ठीक है, बेकिंग सोडा भी आपका माइल्ड बेस होता है जो हमारी एसिडिटी में काम आता है। ठीक है, एसिडिटी ठीक करने में काम आता है। तो हम लोग क्या लेते हैं, जब किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है, क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग माइल्ड बेस लेते हैं लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और बेकिंग सोडा। सर और कोई बेस क्यों नहीं ले सकते भाई, डिपेंड करता है कि कोई नुकसान ना हो, कोई पॉइजनस ना हो, और हमारे बॉडी को कोई और प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दे कि हम लोग एसिडिटी तो सही हो गई लेकिन और कोई प्रॉब्लम शुरू हो गई। इसीलिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, बेकिंग सोडा लेते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग हमारे हेल्थ के लिए सही होती है। ओके, तो ये पहला पॉइंट हो गया कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में पीएच कैसे काम करता है। ठीक है ना, अब ये तो ये हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये सब पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एसिडिटी क्या है, एसिडिटी से प्रॉब्लम क्या होती है, या एसिडिटी को कैसे ठीक करते हैं, या किसी पर्सन को एसिडिटी है तो उसको क्या देंगे हम। ठीक है, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऐसे नहीं पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, अगला आता है पीएच चेंज
कॉजेज टूथ डिके। हमारे मुंह का अगर पीएच चेंज हो जाता है तो हमारे दांतों का डिके स्टार्ट हो जाता है। जरा ये देखें ये कौन सा प्रॉब्लम है कि हमारे दांत सड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं या प्रॉब्लम क्रिएट करने लगते हैं। चलो देखते हैं, ठीक है, पहले देखते हैं क्या है ये। वी नो दैट आवर सलाइवा इज स्लाइटली अल्कलाइन इन नेचर। हमें पता है कि हमारे जो सलाइवा होते हैं वो अल्कलाइन नेचर के होते हैं। अगर नहीं पता है तो सुन लो, सलाइवा जो होता है हमारा अल्कलाइन नेचर का होता है। बट आफ्टर हैविंग फूड एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन आवर माउथ। लेकिन हम लोग इतना ज़्यादा मतलब इतने तरह का खाना खाते हैं और खाने में हमारा एसिड प्रोड्यूस होता है, तो हमारे माउथ में क्या हो जाता है, एसिड प्रोड्यूस होता है। particularly when we take more sugar items or if we do not rinse our mouth। मतलब जब हम लोग बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, केक खाते हैं, पेस्ट्रीज खाते हैं और अच्छे से मुंह नहीं धुलते हैं, तब ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो दिस एसिडिटी डेवलप्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ सम बैक्टीरिया ऑन शुगर विच इज़ रिलीज एसिड। तो ये क्यों होता है, ये क्या होता है, हम लोग बैक्टीरिया खाने के साथ जो बैक्टीरिया आ जाते हैं वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और जो शुगर के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं वो ज़्यादा ही एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारे मुंह में एसिड जो पीएच है वो कम हो जाता है, बेसिकली एसिडिटी बढ़ जाती है। तो होता क्या है, द कंडीशन ऑफ अवर टीथ बिकम वर्स्ट व्हेन पीएच लोअर्स डाउन बिलो 5.5। तो हमारा मुंह तब तक तो मस्त है, हमारे दांत तब तक तो सही हैं जब तक पीएच उसका 5.5 है। जैसे ही 5.5 से कम पीएच हो जाता है हमारे माउथ का, तब ये जो एसिड है हमारे दांतों का जो इनेमल है, आउटर लेयर है, ठीक है, उसको करोड करना स्टार्ट कर देता है। द आउटर लेयर ऑफ टूथ एंड करोड्स इट, ठीक है। तो इनेमल जो हमारी आउटर लेयर होती है दांत की, उसको करोड करना स्टार्ट करते हैं। द एसिड अटैक्स ऑन द इनेमल एंड करोड इट। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अब देखो, अब जो इनेमल होता है वो हमारा कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, Ca3PO4। बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला Ca3PO4, ठीक है। विजिबल ना हो तो सुन लो, Ca3PO4 का होल ट्वाइस, दिस इज कैल्शियम फॉस्फेट। ये इनेमल जो हमारा इनेमल नहीं होता है, दांतों में कैल्शियम का कमी है, तो बेसिकली कैल्शियम फॉस्फेट जिसका हमारे दांतों का इनेमल बना होता है, आउटर लेयर बनी होती है। अब ये जब ज़्यादा एसिडिक नेचर का हो जाता है, ठीक है, सॉरी, जब हमारे मुंह में ज़्यादा एसिडिटी हो जाती है तो ये एसिड इस इनेमल से रिएक्ट करता है और इनेमल को डिस्ट्रॉय करने लगता है, और ये इनेमल क्या करता है, कैल्शियम क्लोराइड में बनने लगता है और हमारा फॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है हमारा, और जिसकी वजह से हमारा टूथ डिके होने लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो ध्यान रखना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप रिएक्शन याद करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है। तो वही लिखा है, व्हेन दिस करोजन बिकम्स मोर डीप, जब ये करोजन बहुत ज़्यादा होने लगता है, दिस इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। मतलब क्या करता है, ये कैविटी प्रोड्यूस कर देता है, जिसको हम लोग डेंटल कैरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेंटल कैरीज। Therefore, the dental decay can be controlled by proper rinsing of the mouth and using some mild alkaline toothpaste by using less sugar food items। तो देखो ये कब सब कैसे सही किया जा सकता है भैया, अच्छे से कुल्ला करो, ढंग से, खाने के बाद कुल्ला करो, खाने के पहले कुल्ला करो, ठीक है। आराम से दांत को साफ करो, मुंह को साफ करो, ताकि उसकी एसिडिटी ना बढ़े। जो पीएच है हमारा 5.5 से कम ना हो। मीठा कम खाओ, अगर खाओ तो सफाई रखो। पेस्ट यूज़ करो, पेस्ट ऐसा यूज़ करो जो एल्कलाइन नेचर का हो, और ज़्यादातर जो पेस्ट होते हैं हमारे एल्कलाइन नेचर के ही होते हैं। एल्कलाइन नेचर या फिर बेसिक नेचर बोला जाए, ठीक है, पक्का ना। एल्कलाइन इसीलिए क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं ना, वाटर सॉल्युबल नहीं होगा सफाई कैसे करेगा अच्छे से। ओके, तो समझ में आ रहा है ना। तो देखो प्लीज़ बोर मत होना, ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल है लेकिन सबसे क्वेश्चन बनता है सच में। आप देखना जब सॉल्व करिएगा ना क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिएगा, सॉल्व करिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है इन्हीं सब कॉन्सेप्ट पे। ये सब एप्लीकेशंस हैं एसिड बेस के, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब यही हमारे मसल्स में क्या होता है, एसिड्स इन मसल्स ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज। जब हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं तब क्या होता है इसका, चलो पहले रीड करते हैं फिर हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। व्हेन वी डू हैवी एक्सरसाइज देन टू प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी।
अब देखो, जब खूब सारी एक्सरसाइज करते हैं उसके लिए हमें बहुत सारी एनर्जी चाहिए होती है, तो जिसको एनर्जी एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस अलॉन्ग विथ नॉर्मल रेस्पिरेशन। तो देखो तब क्या होता है, हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है। अब ये बायो वाले ज़्यादा समझेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता क्या है, ठीक है। तो आप आराम से एनारोबिक रेस्पिरेशन और आपका दूसरा क्या है, अलॉन्ग विथ जो नॉर्मल रेस्पिरेशन है। तो नॉर्मल रेस्पिरेशन तो हम लोग लेते ही करते हैं, तब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, ठीक है। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन, नॉर्मल रेस्पिरेशन, ठीक है। आप इतना समझो कि नॉर्मल रेस्पिरेशन के साथ साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है। तो देखो इस रेस्पिरेशन में होता क्या है, ड्यूरिंग दिस रेस्पिरेशन द ग्लूकोज इंस्टेंटली चेंजेस इनटू लैक्टिक एसिड। अब क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो तुरंत क्या होता है, लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड है तो क्या करता है, ये मसल्स में जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में क्या होने लगता है, पेन होने लगता है। वही लिखा है विच गेट्स एक्यूमुलेटेड इन मसल्स एंड कॉज पेन एंड स्पैज्म इन आवर मसल्स। और हमारे मसल्स में अजीब सा पेन प्रोड्यूस करता है और अजीब सा चिलचिलापन समझते हो ना, चिनचिनाहट, और वो प्रोड्यूस करता है। तो इसको हम लोग रिलीफ पाने के लिए हम लोग फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेन डॉक्टर एडवाइज टू टेक सम एंटासिड टू न्यूट्रलाइज द लैक्टिक एसिड। तो इस पेन को हम लोग न्यूट्रलाइज करने, ख़त्म करने के लिए डॉक्टर हमको क्या करते हैं, एडवाइस करते हैं कि कोई एंटासिड लो जो इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। तो बेसिकली यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था कि जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा नॉर्मल रेस्पिरेशन के साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होने लगता है, जिसकी वजह से जो ग्लूकोज होता है वो तुरंत लैक्टिक एसिड में चेंज हो जाता है। और ये लैक्टिक एसिड हमारे मसल्स में एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से दर्द होने लगता है, स्पैज्म होने लगता है, ठीक है। अजीब सा अनकंफर्टेबल आ जाता है। तो तब हमारे उस पेन को रिमूव करने के लिए डॉक्टर हमें एडवाइस देते हैं कोई एंटासिड लो, जो हमेरा एडवाइस क्या करते हैं वो बताते हैं, या फिर कोई एंटासिड देते हैं जो हमारे इस लैक्टिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बस इतना सा बात है, कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इतना समझ में आ रहा होगा। अच्छा, प्लांट्स और एनिमल में जब तो ये प्लांट्स एंड एनिमल आर सेंसिटिव टू पीएच चेंज। अच्छा, इन पे कैसे इम्फेक्ट करता है? सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, सारी एप्लीकेशंस जितने भी पढ़ाएंगे सब इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनसे। तो प्लीज़ ठीक है, सुन लीजिएगा और नोट जरूर कर लीजिएगा। तो देखो, द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो डिपेंड्स ऑन प्रॉपर पीएच कंडीशन सुटेबल टू देम। तो चाहे आपका एनिमल का ग्रोथ हो, चाहे आपका प्लांट्स का ग्रोथ हो, ये भी पीएच कंडीशन पे डिपेंड करता है। उनके अकॉर्डिंग अगर पीएच है तो ठीक है, अगर कम ज़्यादा हुआ तो फिर दिक्कत आने लगेगी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैनी प्लांट्स ग्रो बेस्ट इफ़ द पीएच ऑफ द सॉइल नियर टू 7। तो कुछ प्लांट्स होते हैं उस सॉइल में ही ग्रो करते हैं जिसका पीएच अप्रॉक्स 7 के आसपास है, ठीक है। द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट इज़ नॉट पॉसिबल इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक और टू बेसिक। तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती अगर जो सॉइल है ज़्यादा एसिडिक या ज़्यादा बेसिक नेचर का है। तो हम लोग क्या करते हैं, टू एडजस्ट द पीएच ऑफ सॉइल सम केमिकल्स कैन बी एडेड टू सॉइल, ठीक है। तो हम उनका पीएच एडजस्ट करने के लिए कुछ केमिकल डालते हैं। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट लाइम इज एडेड टू एसिडिक सॉइल टू न्यूट्रलाइज द इट्स एसिडिटी। अगर उसका पीएच 7 से कम है, मतलब एसिडिक नेचर का है, तो हम लोग उसमें सेलेक्ट लाइम डाल दें, ठीक है। सेलेक्ट लाइम बेसिक नेचर का होता है, तो उसका पीएच वो क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, अप्रॉक्स 7 के आसपास ले आता है, ठीक है ना। बात समझे कि नहीं? सिमिलरली एनिमल्स में कैसे रोल करता है, तो सिमिलरली पीएच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स ऑल्सो। इवन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग वर्क्स प्रॉपरली विद इन फिक्स्ड पीएच रेंज 7 to 7.8। तो जो ह्यूमन बींग्स हैं उनका जिनका बॉडी कब प्रॉपरली काम करता है, जब उनका पीएच जो हो 7 और 7.8 के आसपास हो। इफ़ पीएच ऑफ सराउंडिंग्स गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनी मीन्स द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स बिकम डिफिकल्ट। तो अगर इनका पीएच डिफिकल्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, इस रेंज के आसपास, इस रेंज के बाहर चला जाता है, तो उनका सर्वाइवल
बहुत मुश्किल हो जाता है, तो उनको हमें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा उनका पीएच बैलेंस कराने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल्स और प्लांट्स में पीएच का इफेक्ट। अभी देखते हैं पांचवा, देखिए इसमें ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या बोल रहा है, सेल्फ प्रोटेक्शन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। इसमें बेसिकली ये बताने का कोशिश किया जा रहा है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेल्फ प्रोटेक्ट हो जाते हैं इस एसिडिटी या बेसिसिटी की वजह से। ठीक है, अगर उसमें मान लो कोई कुछ बेसिक नेचर आ जाता है तो एसिड अपने आप प्रोड्यूस होने लगता है, कुछ इस तरह का होता है। ज़रा देखते हैं क्या है ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसमें क्या है हम लोग पढ़ते हैं फिर बात करते हैं इसमें। ओके, सम प्लांट्स एंड एनिमल्स डिफेंड देमसेल्फ बाय इंजेक्टिंग एसिड और बेस इनटू द बॉडीज ऑफ देयर एनिमीज। अब देखो क्या होता है, जैसे कुछ पेड़ या कुछ एनिमल्स को वो लोग बचते हैं किससे, अपने एनिमीज से। कैसे, क्या करते हैं वो, क्या करते हैं उस एनिमी में एसिड या बेस इंजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, जिससे उनको प्रॉब्लम्स होती है और जिससे वो अपने आप का बचाव करते हैं। जैसे हमारा मधुमक्खी, चींटी, तो क्या होता है व्हेन हनी बी मतलब मधुमक्खी और रेड आंट लाल चींटी स्टिंग ए पर्सन इट कॉजेज पेन। जब भी कोई चींटी काटती तो अजीब सा पेन होता है, या मधुमक्खी काटती अजीब सा पेन होता है, अजीब सी इरिटेशन होती है, तो वो लोग काटते हैं। क्यों? अपने आप का बचाव करने के लिए। तो वही लिखा है, इट कॉजेज पेन एंड इरिटेशन बिकॉज बी स्टिंग लीव्स एंड एसिड इनटू द स्किन ऑफ दैट पर्सन। तो क्या करते हैं, जो बी स्टिंग लीव्स होते हैं, जो उनके क्या होते हैं डंक होते हैं, वो क्या करते हैं मिथेनोइक एसिड, बेसिकली एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है मिथेनोइक एसिड। और मिथेनोइक एसिड हार्मफुल होता है और थोड़ा अजीब सा पेन प्रोड्यूस करता है इनटू द स्किन एंड दैट पर्सन। तो वो उस पर्सन के स्किन में मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। कौन? जो हनी बी के डंक होते हैं, वो डंक जो बोलते हैं, बी स्टिंग। ठीक है ना। अब उसको सही कैसे करते हैं, जब हम लोग कोई माइल्ड बेस लेते हैं, उसको रब करते हैं, तो उससे हमें उस पेन से हमें रिलीफ मिलता है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो हनी बी होता है वो बेसिकली एक एसिड इंजेक्ट करता है जिसका नाम मेथनोइक एसिड है, जिसकी वजह से हमें इरिटेशन होता है, हमें दर्द होता है। ठीक है ना। ऐसे ही एक इफ ए पर्सन इज स्टंग बाई वास्प। अब ये वास्प क्या होता है? वास्प आई थिंक वास्प, हाँ ये शायद बर्रैया होता है। बरैया समझते हो, पीला पीला जो मधुमक्खी टाइप होता है, काट लेता है उससे भी मजा आ जाता है, सूज जाता है और अजीब सा जलता है। ठीक है, तो वो भी एसिड। तो इफ ए पर्सन स्टंग बाई वास्प बरैया बोलते हैं, ततैया बोलते हैं कहीं कहीं। ठीक है, देन ए माइल्ड एसिड लाइक विनेगर इज रब्ड ऑन द अफेक्टेड पार्ट ऑफ द स्किन टू गेट रिलीफ। मतलब समझ रहे हो, जब ततैया काटता है तो हम उसको ततैया बरैया या वास्प काटता है तो हम उस पर माइल्ड एसिड जैसे विनेगर रगड़ते हैं। मतलब वो क्या रिलीज़ करता है, वो बेसिक नेचर का कोई मटेरियल रिलीज़ करता है, इसीलिए उसके दर्द को मिटाने के लिए हम लोग विनेगर रगड़ते हैं ताकि उसका जो बेसिक नेचर है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। ठीक है, विनेगर बीइंग एन एसिडिक सब्सटेंस न्यूट्रलाइज द एल्कलाइन लिक्विड सिक्रेटेड बाय द वास्प। तो वास्प जो है एल्कलाइन सब्सटेंस सिक्रेट करता है। नेटल इज क्या है? नेटल इज हर्बेसियस प्लांट। ठीक है, हर्बेसियस प्लांट एक प्लांट होता है। ठीक है ना, ये जो बेसिकली कहाँ जंगलों में मिलता है, तो इसके में कांटे लगे होते हैं। तो इट हैज़ स्टिंगिंग हेयर इफ ए पर्सन एक्सीडेंटली टचेज द लीव्स ऑफ द नेटल प्लांट देन मेथनोइक एसिड इज इंजेक्टेड बाय स्टिंगिंग हेयर। तो ये जो नेटल प्लांट है, ठीक है, इसमें अजीब से कांटे टाइप के लगे होते हैं, अगर इनको छूओगे ना तो ये मेथनोइक एसिड रिलीज़ करते हैं और मेथनोइक एसिड वो बॉडी वहीं उस जगह पे घुस जाता है और अगेन हमें पेन होता है। मेथनोइक एसिड आपके जैसे हनी बी आपका मेथनोइक एसिड रिलीज़ करते हैं। इट इज़ ट्रीटेड बाय रबिंग द अफेक्टेड पोर्शन ऑफ द स्किन बाय बेकिंग सोडा। तो वही है, एसिड है तो हम लोग माइल्ड बेस यूज करेंगे बेकिंग सोडा, जिससे ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सके। तो द ट्रेडिशनल रेमेडी फॉर द नेटल प्लांट स्टिंग इज टू रब द अफेक्ट एरिया ऑफ द स्किन विद द लीव्स ऑफ डॉग प्लांट। तो
अगर कोई जैसे जब हमको नहीं पता है बाटी बेकिंग सोडा वगैरह में, तो हम लोग पहले इसका यूज करते थे, जो डॉग प्लांट होता है उसका। क्यों? विच ऑफन ग्रोव्स बिसाइड द नेटल प्लांट इन वाइल्ड, क्योंकि ये भी नेटल प्लांट के साथ ही ग्रो करता है, ठीक है। और जिसकी लीव्स क्या करती हैं, वो बेसिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती हैं। द लीव्स ऑफ द डॉग प्लांट कंटेन्स ए बेसिक सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज द मेथनोइक एसिड सीक्रेट्स बाय द नेटल लीव्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो इस टॉपिक का मतलब था, जरा समझो हमारे शब्दों में ये कहेगा, जैसे कुछ हमारे जानवर होते हैं, कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं जो काटते हैं अपनी रक्षा के लिए एसिड या बेस प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बर्रैया, येल्लो बी बोलते हैं, पीले कलर की होती है, इसका छत्ता, अच्छा छत्ता तो दोनों का ही होता है, ठीक है। बर्रैया हो गया, है ना, मधुमक्खी हो गया, है ना, और आपका कुछ पेड़ हो गए जैसे, ठीक है, जो जैसे आपका नेटल प्लांट हो गया। तो ये सब एसिड या बेस प्रोड्यूस करते हैं अपनी आप की रक्षा के लिए, ठीक है। अब इसको जब सही कैसे करेंगे, अगर कोई बेस प्रोड्यूस करता है तो हम लोग माइल्ड एसिड यूज कर लेते हैं, जैसे विनेगर हो गया। अगर कोई एसिड प्रोड्यूस करता है तो माइल्ड बेस यूज कर लेते हैं, जैसे बेकिंग सोडा हो गया, उससे बचने के लिए, उसके दर्द से बचने के लिए, समझिए, रिलीफ के लिए। ओके, समझ में आ रहा कि नहीं? लंबा हुआ जा रहा लेक्चर, लेकिन अब क्या ही करें, ख़त्म करते हैं, ठीक है। लास्ट है, अब लास्ट का है रिगेनिंग ऑफ साइन ऑफ टर्निश्ड कॉपर आर्टिकल। हम लोग जो कॉपर आर्टिकल हैं, कॉपर के बर्तन हैं, उनका जो साइन चला जाता है, ठीक है, उस पर कैसे फिर से साइन लाएं। बेसिकली इसका भी इसी में ही कॉन्सेप्ट है, एसिड में या एसिड बेस में, तो कैसे एसिडिटी और बेस पे काम करता है। तो इसमें ज़रा देखते हैं क्या है। वी सी दैट द कॉपर आर्टिकल्स बिकम ग्रीन। हमने देखा ही है कि उसमें जंग लग जाता है, जंग मतलब करोड हो जाता है, तो कॉपर का जो साइन चला जाता है वो ग्रीनिश लेयर प्रोड्यूस होने लगती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। तो उसके ऊपर बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ जाती है, जिसका फार्मूला है CuCO3.CuOH का होल ट्वाइस। ये ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में पढ़ा है। और उसकी जो साइन होती है वो टार्निश्ड होने लगती है, कम हो जाती है, ठीक है। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ दीज कॉपर आर्टिकल्स कैन बी रीगेन्ड बाई रबिंग सम माइल्ड एसिडिक सब्सटेंस लाइक लेमन जूस एंड विनेगर विच न्यूट्रलाइज द बेसिक कॉपर कार्बोनेट एंड क्लीन द सरफेस। अब बेसिकली क्या होता है, देखो बस कुछ नहीं है, इसमें बेसिक कॉपर कार्बोनेट की लेयर चढ़ गई जो कि बेसिक नेचर का है। अगर कोई भी माइल्ड एसिड लेंगे, उसको अगर रब करेंगे तो वो कॉपर कार्बोनेट की जो लेयर है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगी, बेसिकली ख़त्म हो जाएगी, और जो शाइनी कॉपर है वो फिर से वापस आ जाएगा और चमक वापस आ जाएगी। तो बेसिकली हम लोग यही करते हैं। तो बेसिकली उसमें रब किससे करते हैं, जो हमारा माइल्ड एसिड है, जनरली हम लोग विनेगर ले लेते हैं, विनेगर से रब कर देते हैं, या नींबू में भी तो एसिड होता है, ठीक है, लेमन जूस, उससे रब कर देते हैं, जिससे वो कॉपर के बर्तनों में फिर से चमक आ जाती है, ठीक है ना, पक्का। तो ये बात हमें शायद समझ में आ गई होगी। तो अभी देखो लास्ट ये स्टार बना के पॉइंट है कि इसमें क्या लिखा है, ये पॉइंट नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। देयर आर सम न्यूट्रल एंड सिंथेटिक सब्सटेंस विच हैव कांस्टेंट पीएच वैल्यू। अब कुछ हमारे न्यूट्रल सिंथेटिक सब्सटेंस होता है जिनका पीएच ही चेंज नहीं होता है, वो कांस्टेंट पीएच रहता है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग बफर सॉल्यूशंस बोलते हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड बफर सॉल्यूशंस। बफर सॉल्यूशंस आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे जब आप 11th क्लास में आओगे, ठीक है। 11th क्लास में इस पर बहुत बड़ा टॉपिक है कि बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ठीक है, टॉपिक ही है पूरा। देयर पीएच डज नॉट चेंज बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस। इनकी खासियत होती है, जैसे इसमें अगर कम अमाउंट में एसिड या बेस मिलाओगे तो उनका पीएच चेंज नहीं होगा, ठीक है, जो पीएच है वो कांस्टेंट ही बना रहेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आवर ब्लड एंड अदर बॉडी फ्लूइड्स हैव कांस्टेंट पीएच वैल्यू एंड एक्ट एज ए बफर सॉल्यूशन। तो हमारे ब्लड में और हमारे अदर बॉडी पार्ट्स में कोई सॉल्यूशन है वो बेसिकली एज ए बफर रिएक्ट करता है। अगर थोड़ा बहुत एसिड बेस उसमें बढ़ भी जाता है तो उसका पीएच चेंज नहीं होता है। तो ये बात ध्यान रखना। तो आज का लेक्चर भले आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, थोड़ा सा थ्योरेटिकल लगे, लेकिन आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट बहुत है। ये हमारा जो इसके एप्लीकेशंस थे डेली लाइफ वाले, इसका हर एक एप्लीकेशन 6 के 6 एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ एक एक चीज़ नोट कर लेना, एक एक चीज़ पढ़ लेना, मे भी जो चीज़ें समझ में ना आए आप क्लियर कर लेना पूछ के, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।